जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, मैं हाजिर हूँ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पार्ट 2 को लेकर के, यानी दूसरी क्लास आपके समक्ष हाजिर है। मैं आपका साहिल सर। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास आलोचनात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, मानव जाति की चित्तवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अपने इतिहास ग्रंथ का प्रणयन किया। आज आधुनिक हिंदी आलोचना का जो भव्य महल आपको दिखाई देता है, उसका आधे से अधिक भार शुक्ल के कंधों पर है। तो उसी आचार्य शुक्ल पर हम बातचीत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में पंडित आचार्य शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। गुण संधि है सर्व प्लस ऊपरी, जिन्होंने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, धारावाहिक रूप में लिखा। एपिसोड टाइप में उन्होंने लिखा, धारावाहिक रूप से, क्योंकि हिंदी शब्द सागर 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और आप यूं समझ सकते हो कि प्रत्येक खंड में 40 पेज उसकी भूमिका के रूप में लिखे गए। अस्तु एक पंथ दो काज हो गए। हिंदी शब्द सागर भी अपने 10 खंडों में प्रकाशित हुआ, और साथ ही साथ आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का विकास रखा था, क्योंकि इतिहास ग्रंथ है, इसलिए अमूमन हम उससे हिंदी साहित्य का इतिहास कह देते हैं। राइट। इतिहास तो चूंकि एक जातिवाचक संज्ञा है, जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो इतिहास ग्रंथ हैं, साहित्य के इतिहास ग्रंथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा था हिंदी साहित्य का विकास, जिसके लगभग 40 पेज प्रत्येक खंड में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने लिखे। तो शब्दकोश भी बन गए 10, और उसकी भूमिकाओं के 10 खंडों को अगर मिलाओगे तो हिंदी साहित्य का विकास का जो इतिहास है वो भी पूरा हुआ। ये मूल नाम है हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से नहीं लिखा। इतिहास तो एक जातिवाचक संज्ञा है जो हिंदी के तमाम इतिहास ग्रंथों पर लागू होती है। ऑल्सो राइट, पीछे लौट के आए। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में एपिसोड टाइप में, धारावाहिक रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। अब ये सवाल ये पैदा होता है, जो हिंदी शब्द सागर है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो वो 10 खंडों में। कई बार ये दूसरी प्रकार का क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। हिंदी शब्द सागर कितने खंडों में प्रकाशित हुआ दोस्तों? 10 खंडों में प्रकाशित हुआ। राइट सर, ये बात हमने कर ली। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण रखा, यानी साहित्य का इतिहास वास्तव में मानव की चित्तवृत्तियों का इतिहास होता है। इसलिए उनका दृष्टिकोण बड़ा ही सुस्पष्ट और दृढ़ था इस तथ्य को लेकर, और इससे हम पूर्णतः सहमत हैं। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित, उनका दृष्टिकोण न ऐतिहासिक था न मनोवैज्ञानिक था, निश्चित दृष्टिकोण था। एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया कि साहित्य का इतिहास, वो चाहे किसी भी साहित्य का हो, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, मंडारनी, कि साहित्य का इतिहास वास्तव में तदयुगीन मानव की चित्तवृत्तियों का इतिहास होता है। उनका दृष्टिकोण इतिहास के प्रति निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया आचार्य शुक्ल ने कि प्रत्येक देश का साहित्य यहाँ अथवा वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास होता है, यानी चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है।
और इस प्रतिबिंब का नेतृत्व एक कवि करता है। कौन करता है? एक कवि इसका नेतृत्व करता है। जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होगा तो साहित्य में परिवर्तन होगा, और जहाँ चित्तवृत्तियों में परिवर्तन का हमें स्पष्ट लक्षण दिखाई दे तो वहाँ से एक नया कालखंड शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन कालखंड को बदलने का मूल आधार मानव की चित्तवृत्तियाँ ही हैं। ये दृष्टिकोण उनका सुस्थापित रहा। आदि से अंत तक अपने इतिहास ग्रंथ 1929 में आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा का निरीक्षण और परीक्षण करते हुए, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, परख जैनेन्द्र का उपन्यास भी है, परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का वास्तविक इतिहास है। उन्होंने बोले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की जो बात कही है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वत्र इसी अवधारणा के अनुरूप, यानी साहित्य मानव की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, अपनी इसी अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक कालखंड की युगीन परिस्थितियों का सम्यक विवेचन करते हुए, सम्यक यानी कहीं वो ज़्यादा झुके नहीं है, सम्यक ही किया है। एक दो जगह पर वो स्खलित जरूर हुए हैं। वो क्योंकि आचार्य शुक्ल का तुलसी के प्रति अधिक रुझान, अधिक झुकाव जो है वो कबीर के प्रति कहीं अन्याय कर गया है ना। अधिक झुकना नहीं चाहिए, निरपेक्ष रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास में सर्वत्र इसी अवधारणा के अनुरूप, कौन सी अवधारणा के? एक तो चित्तवृत्तियों की अवधारणा, दूसरी बात उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा। इसी अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक कालखंड की युगीन परिस्थितियों का सम्यक विवेचन करते हुए तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों की उन्होंने चर्चा की है, और प्रत्येक कालखंड का इसी आधार पर उन्होंने सुयोग्य नामकरण भी किया। आचार्य शुक्ल गणित में 3 बार फेल हो गए थे, यानी गणित में 3 बार फेल हुए और फिर भी पास नहीं हुए। इसलिए उन्हें ड्राइंग सब्जेक्ट दिला करके 9th और 10th पास करवाया गया था। ठीक इसी प्रकार प्रेमचंद गणित में 3 बार फेल हुए, सप्लीमेंट्री आई, फिर भी पास नहीं हुए, तो उनकी मार्कशीट पर लिखा गया नॉट क्वालिफाइड टू टीच मैथमेटिक्स। उनकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड टू टीच मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन का गणित सुलझाता है वो x के बराबर y नहीं करता है, और वो किसी भी चीज़ को मानता नहीं है कि मान लो। गणित वाले कहते हैं एक खेत को एक ट्रैक्टर ने 9 घंटे में जोता तो दूसरा कितने में जोतेगा? 2 एक साथ लगा दें तो जब खेत जुती गया तो वापस कैसे जोतेंगे? मेरे भी ये ज़िंदगी में हमेशा चक्कर पड़ता रहा कि एक पानी की टंकी को 2 HP की मोटर ने 15 मिनट में भर दिया। अब 2 लगा दें तो टंकी उजड़ जाएगी, वो तो भर चुकी है, कौन? टंकी। मेरी भी यही अवधारणा रही, इसलिए मैथ में मैंने 10वीं क्लास में प्रसाद बोल करके पास हुआ हूँ। हनुमान जी महाराज ने मुझे पास किया। आचार्य शुक्ल को ड्राइंग सब्जेक्ट दिला करके 10वीं पास करवाया गया। राइट नाउ ऐसा ही प्रेमचंदाज के साथ है, क्योंकि हम जीवन का जो गणित है उसको हल करते हैं। राइट नाउ राइट सर।
शुक्ल जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में है। हालांकि काल विभाजन का प्रयास गरियर्सन और मिस्र बंधुओं ने किया, तो मिस्र बंधुओं का काल विभाजन तो हम उसे काल विभाजन कह ही नहीं सकते। वो तो उस तरह कर दिया सामान्य चीज़ों के लिए, सामान्य इतिहास के लिए आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, इसलिए वो तो काल का निर्धारण, नामकरण ही ठीक नहीं है। शुक्ल जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में है। मिस्र बंधुओं ने, जिस पर हमने पूर्व की क्लास में बातचीत की है, तथा डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन ने यद्यपि इस प्रकार के प्रयास किए थे। किस प्रकार के? काल विभाजन के। पहला काल विभाजन भी गरियर्सन ने किया, परंतु वे प्रयास अधिक सफल नहीं हुए, क्योंकि गरियर्सन ने भी लगभग 11 अध्यायों के आधार पर ही अपना इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने मिस्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। टिप्पणी करते हुए क्या लिखा है? सारे रचना काल को, संपूर्ण हिंदी साहित्य को, सारे रचना काल को केवल आदि काल, आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य काल, पूर्व मध्य काल इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना। क्या मूंद कर? आंख मूंद कर बांट देना, और यह भी नहीं देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है, कौन सी संवेदना आती है, और यह भी नहीं देखना कि किस कालखंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं आता है, कहाँ से हमें विलग करना चाहिए और कहाँ से अलग प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन हमें करना चाहिए। यह भी नहीं देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं। किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। कोई भी वृत्त संग्रह को इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए मिस्र बंधु विनोद एक कवि वर्त संग्रह है। क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? एक कवि वर्त संग्रह है। हाँ, हालांकि उसका महत्व है, लेकिन वो साहित्य का इतिहास नहीं हो सकता। उन्होंने उसे राजनीतिक इतिहास की तरह लिख दिया, आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, इस तरीके से। तो इसी वर्त संग्रह को हम इतिहास नहीं बना सकते। हालांकि आचार्य शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है, मैंने कवियों के जो परिचय लिए हैं वो मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ से लिए। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के समृद्ध इतिहास, यानी समृद्ध साहित्य को, 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया। विभक्त कर नया नामकरण भी किया। ना तो मिस्र बंधुओं के नामकरण से सहमत थे और ना ही गरियर्सन के नामकरण से सहमत थे। तो 4 काल किए उन्होंने। वीर गाथा काल, ये मूल रूप है उन्होंने रखा, ये तो मूल रूप है। ये उन्होंने टाइमिंग को याद किया है कि जो शुरू का काल है उसको हम आरंभिक, जो आदि काल है उसको वीर गाथा काल कहेंगे, जो पूर्व मध्य काल है उसको भक्ति काल। इसी भक्ति काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा देने वाले विद्वान थे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन। फिर उन्होंने जो उत्तर मध्य काल है उसको रीति काल कहा। ये प्रवृत्तिगत आधार पर है। ये जो आगे वीर गाथा काल देख रहे हैं ये मानव की चित्तवृत्तियों के आधार पर है। ये चित्तवृत्ति को ध्यान में रखा है, प्रवृत्तिगत है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ विधेयवादी दृष्टि से लिखा है। उनका दृष्टिकोण विधेयवादी पद्धति पर ही आधारित रहा है। जैसा कि तेन जो हैं विधेयवादी पद्धति के जनक है। कौन? मिस्टर तेन जो है विधेयवादी पद्धति के जनक हैं। प्रवृत्तिगत है। फिर प्रवृत्ति आधार पर भक्ति काल, रीति काल और गद्य के आविर्भाव को वे आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना मानते हैं। आचार्य शुक्ल गद्य के आविर्भाव को आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना मानते हैं और इसी आधार पर इस कालखंड को उन्होंने गद्य काल
अभिहित किया, पर मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि काव्य ही वास्तव में साहित्य है, गद्य वास्तव में साहित्य नहीं है। दूसरी बात, फिर तो काव्य पीछे छूट गया। क्या पीछे छूट गया? जो वास्तविक है वो काव्य ही होता है, साहित्य की अवधारणा में वो पीछे छूट जाएगा। तो यहाँ पर एकांगी दृष्टिकोण का परिचय दिया किसने? आचार्य शुक्ल ने। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फिर इसे आदिकाल नाम से अभिहित किया और सर्वमान्य भी आदिकाल ही हुआ। तो एक तो ये नामकरण बदल गया। दूसरा, गद्य काल की जगह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल घोषित किया और भी कई अवधारणाएं, बाकी लोग भी इसमें शामिल थे। तो ये दो नाम यत्किंचित चेंज हो गए, पहला और चौथा। ये इतिहास उन्होंने विक्रम संमत में लिखा, विक्रमी संमत है ना। कौन सी संमत? विक्रमी। अगर विक्रम में ई प्रत्यय लगा दें, प्रत्यय लगाएं तब अलग बनेगा। अगर ई प्रत्यय को इस तरह प्रत्यय रूप में लगाएं तो वैकर्मी हो जाएगा। कौन सा? वैकर्मी वर्ष। और महाराजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत की शुरुआत हुई और विक्रम संवत आगे है 57 वर्ष पहले। हमेशा जो अंतर रहेगा वो 57 वर्ष का ही रहेगा। सन में और संवत में जो अंतर रहेगा वो 57 वर्ष का ही रहेगा, क्योंकि ये अंतर तो घट नहीं सकता ना। महाराजा विक्रमादित्य की मृत्यु के दिन को 1 काउंट किया गया और आज महाराजा विक्रमादित्य को 2083वां 84वां जैसे विक्रम संवत बढ़ता जाएगा। आपको तो केवल याद रखना है कि विक्रम संवत में से 57 माइनस कर दोगे, 57 घटा दोगे तो आपके सामने सन आकर के खड़ा हो जाएगा। आप विक्रम संवत में 57 माइनस कर दोगे, यानी 57 वर्ष घटा दोगे तो आपके सामने आकर के जो है सन यानी ईसवी सन आकर के खड़ा हो जाएगा। राइट नाउ? राइट सर। तो इसमें से अगर आप 57 माइनस करोगे तो वास्तविक हिंदी की शुरुआत 993 ईस्वी से हुई। वास्तविक हिंदी की शुरुआत कब हुई? 993। ये 993 हो जाएगा तो ये 1318 हो जाएगा, ये सन में हो जाएगा। फिर ये 1318 से 1643 हो जाएगा। यहाँ भी 57 घटाओ तो 1643 से ये सन 1643 से और 1843 तक हो जाएगा। ये 1843 से चल कर के आचार्य शुक्ल ने विक्रम संवत 1984 तक इसलिए लिखा क्योंकि 1941 में आचार्य शुक्ल की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपना इतिहास 1929 में लिखा, इसलिए तत्कालीन वर्ष का उन्होंने रेखांकन विक्रम संवत 1984 का उन्होंने क्या किया? रेखांकन किया है। तो आपको तो 57 घटाना होता है, आपके सामने ईसवी सन आकर के खड़ा हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विक्रम संवत 2083 चल रहा हो तो आप उसमें 57 घटाएंगे तो आपके 13 में से 7 जाएंगे तो 6। विक्रम संवत 2082 चल रहा है मान लीजिए, तो इसमें से 7 घटाएंगे, 12 में से तो 5 बचेंगे और इधर एक इसमें चला गया, 7 में 5 गए 2, तो बच गए 2025। यानी आप ईसवी सन का तो आपको ध्यान रहता ही है, तो आप ईसवी सन में 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत सामने आ जाएगा। और जहाँ विक्रम संवत लिखा हुआ हो उसमें से 57 माइनस कर देंगे तो ईसवी सन सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। यानी ईसवी सन में और विक्रम संवत में हमेशा यही अंतर रहेगा, कितना? 57 वर्ष का। जिस दिन महाराजा विक्रमादित्य की मृत्यु हुई उस दिन को 1 काउंट किया गया। महाराजा विक्रमादित्य को देवलोक गए हुए मान लो अब 2082वां वर्ष बीत रहा है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार इनके भी 57 वर्ष पश्चात महात्मा ईसा की मृत्यु हुई। जिस दिन महात्मा ईसा की मृत्यु हुई उसको 1 काउंट किया गया। आज महात्मा ईसा को देवलोक गए हुए
25वां वर्ष बीत रहा है, इसलिए ईसवी सन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ठीक है, लौट के वहीं आता हूँ। तो ये बातें हमने यहाँ पर समझी, इस पर बातचीत की। उनके बोले तो मिस्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परवर आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधुनिक हिंदी आलोचना का जो भव्य महल आज आपको दिखाई देता है, आधुनिक हिंदी आलोचना का जो व्हाइट हाउस आपको दिखाई देता है, उसका आधे से अधिक भार शुक्ल के कंधों पर है। किसके कंधों पर है? शुक्ल के कंधों पर है। उनके इस काल विभाजन का सुस्पष्ट आधार भी है। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाएं उन्होंने देखी, क्योंकि रचनाएं मानव की चित्तवृत्तियों पर भी आधारित होती हैं, जिस कालखंड के भीतर उन्होंने किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता देखी, अधिसंख्य देखा, अधिसंख्य नागरिकों क्या पढ़ते और क्या सुनते हैं, अधिसंख्य कवियों ने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, इस बात को ध्यान में रखा। तो वीरगाथा काल नाम रखने के पीछे अधिसंख्य आधार था। रासो साहित्य की रचनाएं अधिक संख्या में उपलब्ध हुई थी। हालांकि फिर बसंत विलास जैसी रचनाएं आचार्य शुक्ल की दृष्टि से ओझल रह गई। इसका कारण है कि आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल नाम साबित करना चाहते थे और वीरगाथात्मक रचनाओं को ही वे ढूंढ रहे थे। तो बसंत विलास जैसी प्रमुख रचनाएं तलवारों की झंझनाहट में आचार्य शुक्ल की दृष्टि से ओझल रह गई। तो तलवारों की झंझनाहट का से ये नहीं कि आचार्य शुक्ल कोई तलवार चलाते थे, नहीं, वो तलवारों वाला जैसा काव्य रासो ग्रंथ यानी वीर रसात्मक रचनाओं को ही ढूंढ रहे थे। जब आप चांदी ढूंढते हैं तो सोना आपकी आंखों से ओझल हो जाता है, चाहिए सोना पड़ा हो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। सर सोने की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप चांदी ढूंढ रहे हो तो आपके एक बिंब बन गया कोई चमकती हुई सफ़ेद चीज, सफ़ेद वस्तु, तो आपका ध्यान सफ़ेद की तरफ ही जाएगा। जब कोई भूखा होता है तो उसका ध्यान खाने की वस्तुओं की तरफ ही जाता है। तो आचार्य शुक्ल की भूख वीर रसात्मक थी, अपने काल को साबित करना चाहते थे, इसलिए कुछ रचनाएं उनसे ओझल रह गई। उनके इस काल विभाजन का एक सुस्पष्ट आधार भी है। जिस कालखंड के भीतर विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, अधिसंख्यता उन्हें दिखाई पड़ी, जैसे रासो साहित्य दिखाई पड़ा, वह एक अलग काल मान लिया गया बिल्कुल। और रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता है, तो रीति का मतलब ही लक्षण होता है, तो उन्होंने उस कालखंड को रीति काल नाम से अभिहित किया। वह एक अलग काल माना गया। उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार, किसी कालखंड का, जैसे भक्ति काल पर सब सहमत हैं, उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए, काल की प्रवृत्तिगत अध्ययन, काल की क्या क्या प्रवृत्तियां रही, निर्धारण करने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों का आधार ही ग्रहण किया है। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथों को उन्होंने लिया और तब उन्होंने कहा कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। अस्तु काल की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों का आधार ही ग्रहण किया। शुक्ल जी का ये जो काल विभाजन है अपनी सरलता एवं स्पष्टता के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। सर स्पष्टता क्या है? वीर रसात्मक रचनाएं देखी तो वीर गाथा काल, भक्ति परक रचनाओं को जिस कालखंड में प्रचुरता से देखा भक्ति काल, लक्षण ग्रंथों को देखा तो उसका नाम उन्होंने रीति काल, और गद्य का आविर्भाव हुआ इसलिए गद्य काल। यहाँ पर वो एकांगी हो गए, उनका दृष्टिकोण क्या हो गया? एकांगी हो गया। और आदि काल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, लेकिन वो ये भूल गए कि 6 प्रकार का साहित्य मिलता है। आदि काल में कितने प्रकार का साहित्य? सिद्ध साहित्य, नाथ, जैन, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य के दीदार भी
होते हैं। इसलिए 6 प्रकार का साहित्य है और सबकी शुरुआत हुई है, इसलिए उसे आदिकाल नाम देना ही अधिक सर्वाधिक उपयुक्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल नाम दिया है। हजारी प्रसाद के साथ और हैं, सर कौन है, और रमाशंकर शुक्ल, लेकिन ये भी शुक्ल हैं, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया था, रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। जैसे पदम सिंह शर्मा हुए, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा, दूसरे भी पदम सिंह शर्मा हुए, तो दूसरे ने लिखा पदम सिंह शर्मा कमलेश। रमाशंकर शुक्ल रसाल भी आदिकाल नाम पर ही सहमत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने ही आदिकाल नाम दिया और यही मानक भी सिद्ध हुआ। कुछ बीच में भी जैसे आचार्य शुक्ल ने ज्ञानाश्री काव्यधारा कहा भक्ति काल में एक काव्यधारा को, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उन्हें संत काव्यधारा कहा। किसको? ज्ञानाश्री को। जिसे आचार्य शुक्ल ने प्रेमाश्री काव्यधारा कहा, उसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा कह करके संबोधित किया। कुछ चीजें चेंज हुई हैं। शुक्ल जी का ये विभाजन अपनी सरलता स्पष्टता के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। परवर्ती इतिहास लेखकों ने इनके बाद, क्योंकि 1929 में हिंदी साहित्य का मानक इतिहास सामने आ गया, इसके बाद तो जितने लिखे जाएंगे उनका आधार शुक्ल का इतिहास ही होगा। तो आचार्य शुक्ल के बाद और आचार्य शुक्ल वाले इतिहास को लेकर आचार्य शुक्ल के बाद जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं वे सब मानक की श्रेणी में आते हैं। परवर्ती इतिहास लेखकों ने, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हों, गणपति चंद्र गुप्त हों, या संपादन की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास हो, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य हो, बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास हो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 हो, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य में संवेदना के विकास का इतिहास हो। इन सभी का जो आधार है वह आचार्य शुक्ल का ग्रंथ ही है। परवर्ती इतिहास लेखकों ने थोड़े बहुत परिवर्तन से कुछ नए निष्कर्ष तो निकालने ही थे, और आचार्य शुक्ल की तो 1941 में मृत्यु हो गई। इसके बाद तो हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है। थोड़े बहुत परिवर्तन से इसी इतिहास ग्रंथ को आधार बनाकर अपने अपने काल विभाजन एवं कालों के नामकरण भी प्रस्तुत किए। राइट। जैसे किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने संधि काल चारण काल कहा, किसी ने इसे अंधकार काल कहा, किसी ने वीरगाथा काल नाम से भी अभिहित किया। शुक्ल जी के द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम पर सबसे अधिक विवाद हुआ। शुक्ल जी के द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम पर सबसे अधिक आपत्ति की गई, और यह आपत्ति वास्तविक थी, क्योंकि 6 प्रकार का साहित्य है। अन्यथा शेष कालों को ज्यों का त्यों एज इट इज परवर्ती इतिहासकारों ने प्राय स्वीकार किया है, कुछ यत् किंचित परिवर्तन के साथ। जैसे गद्य काल कहा तो उसे आधुनिक काल कहा गया। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 2 काव्यधाराओं में बांटा। पहले तो 2 निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, फिर निर्गुण को भी 2 में बांटा, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, फिर सगुण को भी 2 में बांटा, रामाश्री और कृष्णाश्री, यानी राम भक्ति मार्ग और कृष्ण भक्ति मार्ग। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण एवं सगुण धाराओं में विभक्त कर पुनः फिर से
उनका द्विधा वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण उन्होंने द्विधा वर्गीकरण किया 2 प्रकार से। पुनः उन्हें 2 उप विभागों में बांटा। निर्गुण का नाम उन्होंने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी रख दिया। इसी ज्ञानाश्रयी का डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास 1938 में संत काव्य धारा कहा, और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को डॉक्टर राम कुमार ने सूफी काव्य धारा कहा। ज्ञानाश्रयी यानी संत काव्य धारा का प्रमुख कबीर और प्रेमाश्रयी काव्य धारा का कैप्टन जो है वो जायसी, तथा राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति शाखा में वर्गीकृत किया। किसने? आचार्य शुक्ल ने। रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी रीतिकाल का भी उन्होंने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दो में रीतिबद्ध और रीति मुक्त दो में ही बांटा। किसने? आचार्य शुक्ल ने। रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी उन्होंने, बोले तो आचार्य शुक्ल ने, अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिबद्ध जो लक्षण ग्रंथ भी लिखते हैं और तदनुसार काव्य रचते हैं। यानी पहले लक्षण ग्रंथों की रचना और अपने लक्षण ग्रंथों के पुष्टिकरण हेतु उदाहरणार्थ जिन्होंने कविता लिखी, दैट इज कॉल्ड रीतिबद्ध। रीति से बंधे हुए, लक्षण ग्रंथों से बंधे हुए कर्ण तत्पुरुष एवं रीति से मुक्त अपादान तत्पुरुष। रीतिबद्ध का कैप्टन केशव को मानते हैं शुक्ल, और रीति मुक्त का जो कैप्टन है वो घनानंद को मानते हैं। रीति से मुक्त जिन्होंने न किसी लक्षण ग्रंथों की रचना की और न ही लक्षण ग्रंथों के अनुसार अपना काव्य रचा। यहाँ पर एक बात द्रष्टव्य और ध्यान देने योग्य है कि आचार्य शुक्ल ने 2 काव्य धाराएं रीतिकाल में बनाई, एक तो रीतिबद्ध और दूसरी काव्य धारा उन्होंने रीति मुक्त। रीतिबद्ध का कैप्टन उन्होंने केशव को माना प्रतिनिधि, और रीति मुक्त का कैप्टन उन्होंने घनानंद को माना। लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी बेहतरीन ऐतिहासिक कृति हिंदी साहित्य का अतीत भाग 3 में एक बीच में नई काव्य धारा परिवर्तित की और बताया कि इसका सही विभाजन नहीं हुआ। बीच में एक नई काव्य धारा है, दैट इज कॉल्ड रीति सिद्ध बताई उन्होंने, और रीति सिद्ध का प्रतिनिधि बिहारी को ठहराया। ये किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। याद रहे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत भाग 3। ये आचार्य विश्वनाथ नहीं है, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बेहतरीन कृति है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके 3 भाग हैं। भाग 3 में और एक नई काव्य धारा रीति सिद्ध बताई। तो रीति सिद्ध वो काव्य धारा है जिसके कवि ने भी किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन लक्षण ग्रंथों के अनुसार अपना काव्य रचा, यानी काव्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार अपना काव्य रचा। छंद अलंकार इत्यादि ध्वनि वक्रोक्ति सबको ध्यान में रखते हुए काव्य रचा। किसने? बिहारी। तो वो सिद्ध हो गए ना, जैसे कई सिद्ध पुरुष होते हैं। सिद्ध का मतलब है वो रीति कविता लिखने में सिद्ध थे, यानी लक्षण ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अपनी कविता रची, यानी काव्य लक्षणों की मर्यादा में रह करके काव्य रचा। काव्य लक्षणों के अनुसार अपनी कविता रची, लेकिन किसी लक्षण ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया। अस्तु, दैट इज कॉल्ड रीति सिद्ध, और इसका प्रतिनिधि बिहारी को ठहराया। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी बेहतरीन कृति हिंदी साहित्य का अतीत भाग 3। और एक और किताब लिखी, बेहतरीन किताब है बिहारी के मूल्यांकन की, ये
बिहारी की वाग विभूति। वाक, वाक प्लस विभूति को जोड़ेंगे तो वाग विभूति हो जाएगा। मलुकदास की एक रचना भी है विभव विभूति, वो मलुकदास का काव्य है विभव विभूति। यह है बिहारी की वाग विभूति और इसके रचनाकार भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही हैं। लेकिन ये कार्य काफ़ी बाद में हुआ। ये दो भी बड़े सटीक विभाजन आचार्य शुक्ल ने ही कर दिए थे। ठीक है, पीछे लौट के आता हूँ। रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल घनीभूत प्रतिभा के धनी थे। जैसे प्रतिभा, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। ये अलग बात है कि उन्होंने काव्य के क्षेत्र में उन्हें सफलता नहीं मिली। आचार्य शुक्ल ने पहले 6 कविताएं लिखी, लेकिन उनमें उनको कोई सफलता और प्रसिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। तो जैसे प्रतिभा है, कारित्री प्रतिभा, भावित्री जो काव्य हेतु है, पहला काव्य हेतु जिसे प्रतिभा कहा जाता है, वो कूट कूट कर भरी हुई थी। किसमें? आचार्य शुक्ल में। फिर आचार्य शुक्ल जो है एक शिक्षक बने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष भी रहे हिंदी के। कविता में वो सफल नहीं हुए और छायावाद का धुर विरोध करते रहे। छायावादी कवियों को वो के ऊपर कुरुचिपूर्ण लेख लिखवाते रहे, अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर। और बनारसी दास चतुर्वेदी के अखबार विशाल भारत में जयशंकर प्रसाद के खिलाफ कुरुचिपूर्ण लेख और अश्लील गालियां तक छपने लगी। लेकिन ये तो भला हो नंदुलारे वाजपेयी की माता का कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने छायावाद की वास्तविक अस्मिता, छायावाद के वास्तविक वजूद को दुनिया के सामने रखा। क्योंकि और ये कहा कि छायावाद तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का यौवन काल है। नंदुलारे वाजपेयी, जिस छायावाद को अश्लील करार दिया गया हो, किसके द्वारा? आचार्य शुक्ल जैसे आलोचक के द्वारा। जिस छायावादी बेहतरीन काव्य को आचार्य शुक्ल के द्वारा अश्लील करार दिया गया हो और उसके ऊपर अश्लीलता की मुहर लगा दी गई हो, किसके द्वारा? आचार्य शुक्ल के द्वारा। ऐसा साहित्य विस्मृतियों के गर्भ में चला जाता, निश्चित तौर पर धरातल में, यानी विस्मृतियों के गर्भ में चला जाता। ये तो भला हो किसका? नंदुलारे वाजपेयी का, कि जिसने उसका वास्तविक मूल्यांकन किया और हमारे सामने रखा। और आज सर्वोपरि साहित्य किसका है? छायावादी है। जयशंकर प्रसाद के प्रति और अपने समकालीन कवियों के प्रति न्याय नहीं कर पाए आचार्य शुक्ल। अपने समकालीनों के प्रति लोग कम ही न्याय कर पाते हैं। राइट। जैसे समकालीन लोग अपने समकालीन विद्वान को भी विद्वान नहीं मानते हैं, ऐसा ही है। तो ये न्याय चलो ठीक कर दिया नंदुलारे वाजपेयी ने। नंदुलारे वाजपेयी से एक बार किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछा था कि आप आचार्य शुक्ल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और दोनों विरोधी हैं। तो एक बार तो ठिठक गए, कौन? नंदुलारे वाजपेयी। फिर कहा माइक लेकर के, बोला हालांकि मैं उनके मूल्यांकन का आधिकारिक विद्वान तो नहीं हूँ। विनम्रता देखिए किसमें? नंदुलारे वाजपेयी जैसे महान सौष्ठववादी आलोचक में शुक्ल के बारे में क्या कह रहे हैं। किसी ने पूछ लिया आप जैसे पत्रकार ने, तो कहा कि हालांकि मैं उनके मूल्यांकन का आधिकारिक विद्वान तो नहीं हूँ, पर इतना कहना चाहूँगा हृदय कवि का, क्योंकि पहली बार कविताएं लिखी, पर इतना कहना चाहूँगा कि हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का, जिसे हम आचार्य शुक्ल के नाम से संज्ञायित करते हैं, कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिबद्ध व रीतिमुक्त कवियों को स्थान दिया और रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व का सम्यक विवेचन किया। रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी उन्होंने सूक्ष्मता से विचार करते हुए अपने निष्कर्ष रीतिकाल पर दिए और कहा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहना चाहिए। ये भी निष्कर्ष उन्होंने दिया।
आगे वो लिखते हैं कि घनानंद तो प्रेम की पीर के कवि हैं। किसके कवि हैं? घनानंद तो प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद ने ही वास्तव में ब्रज भाषा को रीतिकाल में स्वर्णिम भाषा अधिकारिणी बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। और यहाँ तक भी लिखा है कि लक्षणा शब्द शक्ति का खुला मैदान पड़ा था कवियों के लिए। उस लक्षणा के मैदान में हिंदी का कोई कवि विशेष तौर पर दौड़ा नहीं। उस लक्षणा के खुले पड़े मैदान में यदि सर्वाधिक कोई व्यक्ति दौड़ा है तो वो घनानंद ही है। कौन है? घनानंद ही है। आगे बिहारी पर भी निष्कर्ष देते हैं कि यदि संस्कृत के सबसे बड़े मुक्तकार अमरूक, अमरूद नहीं अमरूक, यदि संस्कृत के सबसे बड़े मुक्तकार अमरूक के एक एक छंद पर लाखों प्रबंधकार न्योछावर किए जा सकते हैं तो हिंदी में भी यही बात बिहारी पर भी शतंश लागू होती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि तुलसीदास जैसे और जायसी जैसे लाखों प्रबंधकार न्योछावर किए जा सकते हैं। किस पर? बिहारी। ऐसा कवि है। कौन? बिहारी। तो रीतिकाल पर भी गंभीर निष्कर्ष दिए। किसने? आचार्य शुक्ल ने। अपनी उनके आचार्यत्व पर भी उन्होंने सूक्ष्मता से विचार करते हुए अपने निष्कर्ष दिए। ये बात मैंने आपसे कर ली। हिंदी साहित्य के इतिहास की यह रचना, यानी हिंदी साहित्य का विकास, आचार्य शुक्ल की रचना जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की यह रचना शुक्ल जी ने उस समय की जब हिंदी में अनुसंधान एवं आलोचना का महज, उस समय की जब हिंदी में अनुसंधान एवं आलोचना का महज श्री गणेश हुआ था। महज क्या हुआ था दोस्तों? श्री गणेश ही हुआ था। निपात का प्रयोग है, ये भी मैंने निपात लगा दिया है। महज श्री गणेश ही हुआ था। उस समय की आप कल्पना करो, 1929 में संचार वंचार यातायात टाइप कोई भी व्यवस्थाएं न के बराबर थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना शुक्ल जी ने उस समय की जब हिंदी में अनुसंधान एवं आलोचना का श्री गणेश ही हुआ था। उस समय तक अनेक विवादास्पद पर्सन हिलोरें ले रहे थे। उस समय तक हिंदी साहित्य में अनेक विवादास्पद पर्सन अनसुलझे हुए थे, भूल भुलैया बने हुए थे। अनेक विवादास्पद पर्सन अनसुलझे हुए थे तथा हिंदी की बहुत सारी अप्रामाणिक सामग्री, हिंदी की बहुत सारी अप्रामाणिक सामग्री, आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है, याद रहे। और हिंदी की बहुत सारी अप्रामाणिक सामग्री भी प्रामाणिक मानी जाती थी। उस समय इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके उस अप्रामाणिक सामग्री को बाहर किया या बताया कि ये पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है अथवा अर्ध प्रमाणिक है। तो ये बहुत बेहतरीन काम किया, अपने आप में मील का पत्थर है आचार्य शुक्ल का इतिहास। शुक्ल जी ने अपने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया। दृष्टि रूपी कोण कर्मधारिये। शुक्ल जी ने अपने व्यापक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विवेचन पद्धति एवं सूक्ष्म विश्लेषण, बहुत ही गहनतम निष्कर्ष निकाले हैं कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। सूर के बाद जिन कवियों ने यत्र तत्र वात्सल्य का वर्णन किया है वो सूर की झूठन सी प्रतीत होता है। सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति के बल पर जो निष्कर्ष दिए हैं क्या दिए हैं? जो निष्कर्ष दिए हैं उन पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगाना लगभग क्या है? असंभव है। उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना लगभग पूरी तरह से क्या है? असंभव है। थोड़ा बहुत छोड़ दें तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हजारी प्रसाद द्विवेदी कर पाए या थोड़ा बहुत डॉक्टर राम कुमार वर्मा कर पाए, वो 1% भी नहीं है। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने थोड़ा उनके हिंदी साहित्य के इतिहास को हिलाया है। उस हिलाने में भी इतना ही काम हुआ है। मान लीजिए कोई अलमीरा है जिसमें 3 खंड हैं,
तो एक खंड को की किताबें निकाल कर ऊपर वाले खंड में और ऊपर वाली किताबें नीचे वाले खंड में या इधर उधर कर दी जाएं, इतना ही कार्य किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। केवल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही यत किंचित यानी थोड़ा बहुत, डॉक्टर राम कुमार तो बिल्कुल ही कम और ज़्यादा किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। केवल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने यत किंचित थोड़ा बहुत परिवर्तन करने में क्या रहे, सफल रहे। एक तो आदिकाल का नामकरण में, एक मध्यकाल के नामकरण में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, एक आधुनिक काल के संदर्भ में। वस्तुतः शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना करके एक मानदंड प्रस्तुत कर दिया, आधार, बेहतरीन आधार, मील का पत्थर, मानकता, मानदंड प्रस्तुत किया। उन्होंने जो प्रवृत्ति मूलक इतिहास लिखा, प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत किया, चित्तवर्तियों का, प्रवृत्तियों का, उन्होंने जो प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत किया उसमें कवियों के जीवन परिचय को उतना महत्व नहीं दिया। और ये अच्छी बात है, हम कर्तिकार के जीवन को थोड़ी, जीवन परिचय को महत्व नहीं, कर्ती को महत्व दीजिए। रचना इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के बारे में कम लिखिए, रचना के बारे में ज़्यादा लिखिए। जबकि मिस्र बंधुओं ने कवियों के बारे में ज़्यादा लिखा, उसकी कर्तियों के बारे में कम लिखा। उसमें कवियों के जीवन परिचय को उतना महत्व नहीं दिया जितना उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को महत्व दिया। और ये सबसे अच्छी बात है, जितने उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को महत्व दिया। रचना इम्पोर्टेंट है राइट नाउ। तथा कवियों के साहित्यिक महत्व को पहचानने के उपरांत ही उन्हें अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया आचार्य शुक्ल ने। हर किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को अपने इतिहास में स्थान नहीं दिया। अगर किसी कवि का, लेखक का साहित्यिक महत्व है तो ही उसको स्थान दिया है। जबकि मिस्र बंधुओं ने तो लगभग 5000 कवियों को स्थान देकर एक विशाल कविवर्त संग्रह बना दिया था। तथा कवियों के साहित्यिक महत्व को पहचानने के बाद ही उन्हें अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। इसलिए यह संभव हो सका है कि वे मिस्र बंधुओं के 5000 कवियों की तुलना में, मिस्र बंधुओं के कितने, 5000 कवियों की तुलना में लगभग 1000 कवियों तक सीमित रह पाए। कौन? आचार्य शुक्ल। और सीमित रहने के दो कारण थे। वो कवि का साहित्यिक महत्व पहचानते थे और उसी आधार पर उसको स्थान देते थे। प्लस भाषिक दृष्टिकोण को भी उन्होंने याद रखा। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू वाले को स्थान नहीं दिया। हालांकि अरबी, फारसी, उर्दू वाले और अपभ्रंश वाले कवियों को डॉक्टर ग्रियर्सन ने ही बाहर कर दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास से। ठीक है। आचार्य शुक्ल में नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा थी। पहले वो आचार्य शुक्ल ने कविता लिखी, उसमें असफल रहे क्योंकि व्यक्ति पता नहीं किस काम के लिए बना, उसी में सफल होगा। फिर उन्होंने 11 वर्ष का समय लिखा, कुछ कहानियाँ भी लिखी, उसमें भी सफल नहीं हुए। इसके बाद जो ही वो निबंध विधा में आए तो सफल हो गए और उनके निबंध आलोचनात्मक हैं। उनके निबंध क्या हैं? आलोचनात्मक हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास करती भी आलोचनात्मक करती है। कैसी करती है? आलोचनात्मक करती है। आचार्य शुक्ल नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा के धनी थे। नव, जो नया कुछ बना दे। नव प्लस उन्मेष तो गुण संधि हो जाएगी, ए प्लस उ बराबर ओ, नव उन्मेष। और फिर शाली है मूल शब्द और इन्हीं प्रत्यय लगा तो हो गया शालिनी। राइट। आचार्य शुक्ल
नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा के धनी थे। काव्य हेतु 3 होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिसमें सर्वश्रेष्ठ काव्य हेतु होता है प्रतिभा। और प्रतिभा के भी 2 प्रकार हैं, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। आचार्य शुक्ल नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के धनी थे। उनमें प्रौढ़ विवेचना शक्ति, बहुत ही परिपक्व थी उनकी विवेचना शक्ति। उनमें प्रौढ़ विवेचना या प्रौढ़ विवेचन शक्ति, प्रौढ़ विवेचना शक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टि थी। इसलिए वे एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर सके, एक ऐसा इतिहास उन्होंने रच दिया, कर सके जो अपने क्षेत्र में माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हुआ। क्या साबित हुआ? मील का पत्थर साबित हुआ। आज शुक्ल जी के कहे हुए एक एक वाक्य, चाहे उन्होंने घनानंद पे कहे हों, चाहे बिहारी पे कहे हों, तुलसीदास पे कहे हों या जायसी पर कहे हों। जायसी भारतीय वेदांत की ओर झुके हुए हैं। जायसी का पद्मावत तो हिंदी साहित्य का वेद वाक्य है। किसका? जायसी का पद्मावत तो हिंदी साहित्य का वेद वाक्य है। तो आज भी शुक्ल जी के कहे एक एक वाक्य, बात पर गौर करें, आज भी शुक्ल जी के कहे एक एक वाक्य को आधार बनाकर लोग पीएचडी कर रहे हैं। शुक्ल जी के कहे हुए एक एक वाक्य को आधार बनाकर शोध कार्य किए जा रहे हैं और उनकी प्रत्येक पंक्ति का मूल्यांकन करने का प्रयास हो रहा है। जैसे हिंदी में लक्षणा सब शक्ति होती है, लक्षणा के खुले पड़े मैदान में, लक्षणा के खुले पड़े मैदान में कम ही लोगों ने दौड़ लगाई है। उस खुले पड़े मैदान में काफ़ी जगह थी, काफ़ी स्कोप था कि कर सकते थे ऐसा। उस खुले पड़े मैदान में अगर कोई सरपट दौड़ा है तो घनानंदी है। इसलिए घनानंद के काव्य में लाक्षणिकता है, गंभीर लाक्षणिकता है। उनकी प्रत्येक पंक्ति का मूल्यांकन करने का प्रयास हो रहा है। परवर्ती यानी बाद के इतिहास लेखकों की कृतियों का, जिसने भी लिखा उनके बाद, परवर्ती इतिहास लेखकों की कृतियों का मूल आधार भी शुक्ल जी का इतिहास ही बनता रहा है। चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हों, राम कुमार वर्मा रहे हों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हों, बाबू गुलाब राय हों, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित इतिहास हो, या डॉक्टर बच्चन सिंह हो, डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया हो, या राम स्वरूप चतुर्वेदी हो, कोई भी हो। परवर्ती इतिहास लेखकों की कृतियों का मूल आधार भी शुक्ल जी का इतिहास ही बनता रहा है, आधार बनता रहा है आज तक भी। तथा इन कृतियों का मूल्यांकन भी, इन कृतियों का मूल्यांकन भी शुक्ल जी के इतिहास को मापदंड मानकर, पैमाना, शुक्ल जी का इतिहास ही वास्तविक पैमाना है। शुक्ल जी के इतिहास को मापदंड मानकर ही किया जाता रहा है कि उस पैमाने पर ये कोई कृति खरी उतरती है अथवा नहीं। एक इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी निर्विवाद रूप में, शुक्ल जी निर्विवाद रूप में सर्वोपरि हैं। किंतु कहीं कहीं वो जातीय संस्कारों से स्खलित हो गए, कहीं कहीं ब्राह्मणवादिता आ गई है। एक इतिहास के रूप में शुक्ल जी निर्विवाद रूप में सर्वोपरि हैं, किंतु कहीं कहीं उनका आलोचक रूप, कहीं कहीं उनका कौन सा रूप? आलोचक रूप परखर हो जाता है, किसी एक तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। आलोचक रूप परखर हो जाता है और ऐसे स्थलों पर वे तटस्थ नहीं रह पाए हैं, क्योंकि एक और उनका कवि हृदय भी है ना। वे अनेक स्थलों पर, ऐसे स्थलों पर वे तटस्थ नहीं रह पाए। उदाहरण के लिए तुलसी के प्रति उनका ज़्यादा लगाव था, मोह था। तुलसी के प्रति उनका मोह
कबीर के प्रति अन्याय करवा गया, यानी कबीर का वो वास्तविक मूल्यांकन करने में सफल नहीं रहे। यहाँ तक कि कहते हैं लोग कि शुक्ल का कहना था कि कबीर मेरी कलम के लायक ही नहीं है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा वो मेरी कलम के लायक है, वो तो उजाड़ का फूल है, उजाड़ का फूल है। उनका कबीर के उदाहरण के लिए तुलसी के प्रति उनका मोह कबीर के प्रति अन्याय करवा गया। यह इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया था। सर्वविदित है कि यह इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया। तब से लेकर अब तक लंबा अंतराल व्यतीत हो चुका है, लंबा, क्योंकि 1929 के बाद आप अभी 2025-26 में श्वास ले रहे हैं, अब तक लंबा अंतराल व्यतीत हो चुका है। अतः और इस दीर्घ अवधि में फिर क्या चला, फिर छायावाद आया, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, कविता, बहुत सारे वाद सामने आए। तब से लेकर अब तक लंबा अंतराल व्यतीत हो गया। इस दीर्घ अवधि में भी हिंदी में पर्याप्त अनुसंधान हुए हैं, लेकिन उन सब का जो आधार है आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ ही रहा है। इस आलोचना के महापुरुष को कोटि कोटि से प्रणाम, जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपने जो निष्कर्ष दिए, जो अनुसंधान किए, वो निश्चित तौर पर कालजयी हैं। और इस विराट कर्ता को, इस विराट प्रतिभाशाली पुत्र को हम नमन करते हैं। और इसी के साथ आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पर अपनी बात को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। हालांकि बहुत कुछ कहा जा सकता है किस पर, आचार्य शुक्ल पर, और कहते ही रहते हैं। राइट नाउ तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, और फिर नंबर आज 5 पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं हाजिर होऊंगा नए इतिहासकार को लेकर के, उसके इतिहास ग्रंथ की विशेषताओं को लेकर के मैं हाजिर रहूँगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर साहिल गुर्जर। थैंक्स।